डिनर के बाद बड़ों की महफिल नीचे सजी थी, जबकि छोटों ने ऊपर बारान के कमरे में हल्ला बोल दिया था। बारान ने सबके तहाइफ उनके हवाले किए थे। लड़कियों के लिए ब्रेसलेट, उनकी फरमाइशी चीज़ों का ढेर था, जबकि कनात पसंद लड़के चॉकलेट पर इत्तफा कर रहे थे। एक अरसे बाद उनकी खुशगवार महफिल सजी थी, जिसमें हस्बे साबिक रुखसार गैर मौजूद थी और आर्यान साहब बकौल मिज़राब के पॉपकॉर्न की तरह उछलते हुए महफिल की रूह रवां बने हुए थे। बारान खामोशी से अपना काम करता, गाहे बगाहे उन सब पर मुतबस्सम नज़र डाल लेता। बाकी सब उसके खूब साथ दे रहे थे। इधर उधर नज़र दौड़ाने पर मिज़राब को जब मीराल वहाँ नज़र न आई तो वो तासुफ से नफ़ी में सर हिलाती उठी। उसने कहा था बस 5 मिनट में आऊँगी, और अब 1.5 घंटा हो चुका था इस 5 मिनट को। आपकी 5 मिनट को 5 मिनट बाद 2 घंटा हो जाएगा। आपकी घड़ी स्लो है या मेरा इंतज़ार कठिन? बालकनी में खड़ी सोचों में गर्क मीराल को उसने तंजिया अंदाज में जा लिया। मैं बस आ ही रही थी। आप आ रही थी? आई नो, मेरे साथ ही चलें। उसे मज़ीद मौका दिए बगैर वो कलाई थामती साथ लिए चल दी। मीराल की कमज़ोर सी मज़ाहमत भी उसके कमरे की दहलीज छूते दम तोड़ गई। अर्ज़ किया है मुअज़्ज़िज़ सामईन, समात फरमाइएगा। उधर मीराल पर नज़र पड़ते आर्यान की हिस्से शरारत फुड़की थी। इरशाद इरशाद। मुअज़्ज़िज़ सामईन ने भी हस्बे तवक्को खूब ताउन किया। हाँ तो अर्ज़ है। वो पुरजोश सा घुटनों पर शायराना अंदाज में हाथ उठाकर खड़ा हुआ। वो तशरीफ़ लाए हैं आपकी दहलीज तक। खुदा की कुदरत, दाद चाहूँगा सामईन। हाथ माथे तक ले जाकर सलाम झाड़ते उसने बारान को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाता हंस दिया। वो लाए हैं तशरीफ़ आपकी दहलीज तक, खुदा की कुदरत। आप हाथ थाम कर उन्हें ले आए अंदर। ये है मौका की नज़ाकत। हस्बे हाल शेर को पेश करने के नाम पर सत्यानाश मारते उसने हाजरीन को देखा, जो दादो तहसीन का तूफ़ान ले आए थे, और आप बमा अपनी पलटन यहाँ से तशरीफ़ ले जाने की सोचें। यह है अखलाकियात का तकाजा। मीराल का हाथ थामे जताती हुई अंदर दाखिल हुई। काफिया रदीफ नहीं जमा। उसने थम्स डाउन का इशारा देते मायूसी का इजहार किया। मुझे शायरों की बद्दुआ लेने का कोई शौक़ नहीं, और आप लोगों को जल्द अज जल्द सोने जाने की हिदायत मिली है, क्योंकि हवेली की रिवायत के मुताबिक किसी भी खुशी का काम से पहले की जाने वाली दावत का एहतमाम है कल। इत्तलाई जुमले के एक एक लफ्ज़ पर खसूसी दबाव डाला गया तो सारे दी जान की हिदायत याद करते झपट खड़े हुए। लेकिन हमने देख कर जाना है भाई साहब। भाभी साहब के लिए क्या क्या तोहफे लाए हैं आप? नीलम ने पैरों को ब्रेक लगाया तो सारे ही बारान की जानिब मुड़ गए। बच्चों में बारान हड़बड़ाया। एक मिनट भाई साहब, लेट मी हैंडल दिस। और एक मरतबा फिर कद्दू के बीज की तरह फुदक कर आर्यान साहब बीच में कूदे। गाइज हमें जाना चाहिए। हर उल्टे काम में पेश रहने वाले आर्यान की शराफत पर सबको झटका लगा। हाँ ना, समझा करें, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफे होते हैं, जो ख़ास माहौल में ख़ास अंदाज में पेश किया जाता है। हम कबाब में हड्डी बनकर अपने भाई का स्पेशल मोमेंट तो स्पॉइल नहीं कर सकते ना। जू मानवियत से कहते उसने आँख का कोना दबाया। जवाबन ज़बरदस्त हूटिंग हुई। वैसे तुम्हें बड़ा पता है अब तक कितनों को स्पेशल तोहफे दे चुके हो? मिज़राब ने तीखे चतूनों से पूछा। अरे जनाब, हम वहदानियत के कायल लोग हैं। तोहफा क्या चीज़ है? उस अजीज़े मन का सदका अपनी जान से उतार कर उसकी हथेली पर दिल निकाल कर रख देंगे। वो एतबार तो करे हमारे जज्बों की सदाकत पर। उसके मजनू कैफियत में खुलकर इजहार करने पर मिज़राब बौखलाहट छुपाती हड़बड़ाती पीछे हुई थी। फिर बड़ी शराफत से खिलाफे तवक्को वो पूरी टोली को लेकर बाहर निकल गया। मिज़राब आंखें दिखाती मीराल को वहीं छोड़कर दरवाज़ा भीड़ती हुई बाहर निकल गई थी। अब कमरे में उन दोनों के अलावा गंभीर ज़ुमाइनी खामोशी हाइल थी, जिसकी मायने के सरगोशियाँ फ़कत बारान की हिस्सियात को शौक़ी से छेड़ रही थी, वरना वो तो बर्फ़ की मानिंद मुंजमद हो रहे हवास को यकजा करने की कोशिश में हलकान करो या मरो के दहाने पर खुद को खड़ा महसूस कर रही थी। आप अपना मराकबा बैठकर पूरा कर सकती हैं, कोई मसला नहीं तो वो हड़बड़ा कर ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाती हुई होश की दुनिया में लौटी थी, और अब फटी नाफहम निगाहों से बिस्तर पर खड़े हो रहे बारान को अपनी जानिब बढ़ता देख रही थी। ज़हन एक ही नहज पर सोचने के बाइस शदीद दबाव से माऊफ होने लगा। आपके हवास मुझे देखकर रफू चक्कर हो जाते हैं या पैदाइशी खप्तुल हवास है? पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाते वो संजीदगी से मुस्तफसर हुआ। बैठकर पी लें। जवाबन वो गिलास झपटती खड़े खड़े लबों से लगाने लगी कि बारान के टोकने पर शर्मिंदा सी होकर काउच पर बैठ गई, जबकि वो चलता हुआ शजरनुमा बुकरैक की तरफ गया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।
हो सकती है। पूरा ग्लास अंदर उतार कर हवासों को जुर्रत मंदी से यकजा कर दोनों मुट्ठियों को सख्ती से भींचते वो अपने मुहाज पर असर नोक खड़ी हुई। फरमाई, मैं सुन रहा हूँ। उलटते और आग पर नज़र दौड़ाते हुए सादगी से इजाज़त दी गई। मुझे अपनी बात कहने के लिए आपकी तवज्जो दरकार है। रेत की तरह सरकती हिम्मत को मुश्तमे कर उसने गुजारिश की थी या अपनी बेबसी का इजहार वो खुद नहीं समझ पाई, जबकि उसकी लरसती आवाज़ ने बारान के लबों की तलाश में शबनम तबस्सुम के जुगनुओं को कैद किया था। मेरी तवज्जो आपके हवास सल्ब कर देती है। बेहतर है कि मैं उन्हीं बेजान किताबों में मबसूल रखूं। बाकी मैं हमतन गोश हूँ। और आग को उलटने की कार्रवाई जारी रखते जवाबन वो हिज़ उठाता हुआ बोला था, जिस पर मीराल रूहान सी हो गई। या तो ये शख्स उसकी कैफियत से कतई बेखबर था या इतना बाखबर कि उसे संजीदगी से लेना ही नहीं चाहता था। आंखों में अपनी कम हिम्मती पर उतरे कतरों को पलकों में समेटते उसने एक तवील सांस अंदर की तरफ खींचा था। मैं अभी रुखसती नहीं चाहती, अल्फाज अदा करते उसने आंखों और होंठों को कभी ना खोलने के लिए पूरी कुव्वत से भींच लिया। लेकिन चंद क़यामत लम्हे गुजरने के बाद भी जब रद्द अमल में कुछ मौसूल ना हुआ तो खौफज़दा आंखें नीम वा करके तूफ़ान से पहले की खामोशी का अंदाज़ा लगाना चाहा। लेकिन ये क्या, वो यूनानी देवताओं सा आन बान शान लिए हनूज उसी पोजीशन में किताब थामे रैक के करीब खिड़की से छन कर आती चांदनी में खड़ा और आग की गर्दान में गर्क था। क्या मेरी आवाज़ नहीं निकली? उलझ कर उसने हमकाना सवाल खुद से किया। लेकिन मैं तो जवाब देते वो बड़ी शशोपंज में पड़ती खुद से उलझने लगी कि वो किताब थामे गंभीर कदम उसकी मुतजलजल धड़कनों पर धरता हुआ उसकी तरफ पेशकदमी करने लगा। जवाबन मीराल की लग़ज़िश का शिकार कदम खुद ब खुद पीछे की जानिब उठने लगे। मतलब ये लम्हाती खामोशी तूफ़ान से पहले का गुमास थी। पीछे कबर्ड से पुश लगते ही उसके लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली, जो कि उसके बहुत करीब चले आने पर सांसों के साथ कहीं खुश्क हलक में दबकर दम तोड़ गई। कोई लम्हा हो तेरे साथ का जो मेरी उम्र भर को समेट ले। मैं फ़ना बका के सभी सफ़र उसी एक पल में गुजार दूँ। उसके लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ते चेहरे पर नज़र गाड़े बारान को बैक वक्त गुस्सा और तासुफ ने लपेट में लिया। अगर गुस्सा गालिब आ जाता तो उस लड़की को लम्हे में झिड़क कर रख देता, और तासुफ आ जाता कुछ और तो दोबारा उसकी शक्ल पर नज़र डालना अपनी शान के खिलाफ समझता, क्योंकि उसे सख्त नफ़रत थी अपने साथ खुद ज्यादती करके खुद को औरों के रहमो करम पर छोड़ने वालों से। लेकिन वो दोनों ज़ोर आवर जज्बात को दबा गया था, क्योंकि उस लड़की की दिफा में उसका दिल का एक नोआबाद गोशा फरियादी बना उसके उसूलों में लचक की गुजारिश लिए खड़ा था। रुखसती का मतलब जानती हैं आप? उसके मुबहम सवाल पर मीराल ने होले से खौफ से भीगी आंखें खोली। वो आंखों में गहरी संजीदगी लिए उसकी जानिब मुतवज्जो था, जिसकी ताब ना लाते पलकें आप ही आप सजदा रेज हुई। रात के दूसरे पहर आप मेरी महरम की हैसियत से मेरी ख्वाबगाह में मेरे रूबरू मौजूद हैं। टेक्निकली इसे भी रुखसती तस्लीम किया जा सकता है। जी? गैर मुतवक्को वजाहत पर उसका झुका सर झटका खाकर उठा था। जी। बहरान का सर निहायत इत्मीनान से इस बात में हिला तो मीराल की हालत मुतगय्यर होने लगी। लोगों ने शादी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, वरना निकाह से आसान इस दुनिया में कुछ नहीं। एक दस्तखत, 2 गवाह, 3 कबूल है और 2 लोगों को एक दूसरे पर हलाल करने के लिए काफ़ी हैं। बाकी सारे ताम झाम सब मन घड़त चीज़ें हैं। इसी इत्मीनान को बरकरार रखते उसने मज़ीद तशरीह की। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हकीकतन उसका थका दिमाग उस गैर मुतवक्को तफसील व तशरीह को समझने से कासिर था। बहरान को दस्तार बंदी के लिए मनाने से आसान उसे रुखसती से इनकार लगा था, क्योंकि उसके नन्हे दिमाग का कवी कयास इस गुमान में हौसला अफजाई कर गया था कि ऐन मुमकिन है उसकी गुस्ताखी से भड़क कर बहरान रुखसती मनसूख करवा देगा, जिससे नाज़मा बेगम खुद ब खुद अपने बेटे की ज़िंदगी में मीराल और उसकी शादी की अहमियत समझ जाएगी। इस तरह बाद में रुखसती होती या नहीं, लेकिन कम अज़ कम उस गद्दी की जंग के लिए उसके नाम का मोहरा निकाल दिया जाता। लेकिन पहली बार उल्टा दिमाग चलाना तो उस पर कुछ ज़्यादा ही उल्टा असर कर गया था। आप वाकई नादान हैं या आपको अच्छा लगता है मेरा खुले अल्फाज और अंदाज में आपको चीज़ों को समझाना? निगाहों में मकनातीसी कशिश समोए चेहरा करीब लाता वो जू मानवियत से इस्तफसार कर रहा था। आप कतई गलत समझ रहे हैं। खुदारा मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, क़यामत तक नहीं चाहती। मैं तो बस चाहती हूँ आप खालासा की बात मान लें और दाजी के सामने दिए बयान को वापस ले लें और दस्तार बंदी के लिए खुद को पेश कर दें और शदीद बदहवासी की कैफियत में बेतकान हज़ारों मरतबा के जहन में दोहराए अल्फाज अदा
अदा करती। जब तक वो होश की दुनिया में लौटी काफ़ी देर हो चुकी थी। मुकाबिल के तासुरात उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा सर्द और पथरीले हो चुके थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में उन सर्द आंखों से निकलती बर्फीली शुआओं ने सनसनाहट दौड़ाई। और क्या क्या रटवाया आपको आपकी अजीज़ उस जान खाला सा ने। उफ, कैसी ठिठरा देने वाला सर्द लहजा था। मीराल को अपनी मध्यम चलती धड़कनें मुंजमद होती महसूस हुई। देखें, वो आपका सिर्फ भला भला चाहती हैं। मुझे एक ऐसे शतरंज की बिसात में उलझाकर जिसके दाव पेच से मेरा जहन कतई ना बला जाए। जुमला उचकते उसने मुकम्मल किया तो मीराल की जान लबों पर दम तोड़ने लगी। मैं माजरत। सुनोते पैरों को ज़मीन पर जमा कर वहाँ से भागने की करने लगी कि उसने तेज़ी से दोनों जानिब पंजा जमाकर शिकंजे में लेने पर कबड़ के साथ चिपकती उखड़ती सांसों तक को वो रोक गई थी। उसकी गैर होती हालत सख्ती से आंखें मीच कर तवील सांस अंदर खींचने पर बारान ने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पाई। सुर्खी माइल आंखों को खोलकर उसके चेहरे पर टिकाई, जहां डर और खौफ की परछाइयां आसेब की तरह मंडला रही थीं। इस सारी सियासत में इस लड़की की भला क्या खता। वो तो खुद एक अदना मोहरा है। मुंतशिर जहन को डपट खुद को शांत किया, फिर तवक्कुफ से गंभीर लहजे में गोया हुआ, आप बारान उस्मानी की शख्सियत को लेकर शदीद गलत फहमी का शिकार रही हैं। लगता है मैं फर्माबरदार बेटों की उस किस्म से हरगिज़ ताल्लुक़ नहीं रखता जो अपनी फैमिली वालों की, खासकर माँ की गलत फैसले और सोच को खुद पर सवाब समझकर सर तस्लीम खम करते हैं और अपनी बीवी से भी ऐसी हिमाकत की तवक्को रखते हैं। मेरी नज़र में रिश्तों का अदब व एहतराम अलग चीज़ है और सही और गलत की तफरीक अलग। उनके मकाम और मतबे से कतई नज़र मेरी माँ भी इंसान है और गलत हो सकती हैं। नॉट अ बिग डील। उसके तासुफ में लिपटे लबो लहजे पर उसने सूरत से आंखों को वाह किया। उसकी आंखों में गहरी तासुफ की छाप देख मीराल को पहली बार बजाय डर और खौफ के शदीद किस्म के मलाल और पशेमानी ने अपनी लपेट में लिया था। जा सकती हैं आप, अपनी खाला सा की टेंशन मत लीजिएगा, आई विल हैंडल हर। दोनों हाथ हटाता वो पीछे हुआ था। वो मैं आप जा सकती हैं। उसके लब वाह करने से पहले वो रुख मोड़ गया, इससे मीराल पर घड़ों पानी गिरा। वो लब कुचलती, खुद को घसीटती, अपनी बुज़दिली और कम हिम्मती से नाजुक शानों पर आन पड़े नदामत के बोझ को उठाए निकल गई थी। आज से कबल कभी उसे अपनी बुज़दिली इतनी बुरी नहीं लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी उस शख्स की आंखों में गहरे तासुफ के रंग जो उसकी जानिब से शदीद नाउमीदी का गुमास थे। देखकर उसके अंदर बेचैनियाँ क्यों भर रही थी। उसने उसे या उस रिश्ते को दिल से तस्लीम किया ही नहीं था। ये तो अज़ल से समझौते का सौदा था। और ये जो दिल की गलियों में नाखुशगवार तूफ़ानी हवाएं पुरानी यादों की राख को उड़ाते साथ ले जाती नामानूस बेचैनियों का राग गा रही थी, उसका भला क्या मतलब था। उसके अंदर झक्कड़ पकड़ शुरू हो गई। गोया दिलो दिमाग के दरमियान सर जंग का ऐलान हुआ। उसे जो लगता था कि उसका दिल मुर्दा हो चुका है, वो कभी किसी मामले की तायद या तरदीद में नहीं धड़केगा। उसे लम्हे गैर मुतवक्को तौर पर अपनी गैर मुतवाज़न धड़कनों को दिमाग की हिमाकत पर मातम कुना देख वो शदीद किस्म की बेयकीनी के तलातुम के जद में आई थी। ये धड़कनों के धड़कने के अतवार, ये एहतजाज का अंदाज़ किस कदर अजनबी था ना उसके लिए। और उससे भी नाकाबिल यकीन था उसका हिमायती शख्स। भला मीराल उस्मानी की ज़िंदगी में बारान उस्मानी का किरदार कब इतना अहम हुआ कि उसका अपना ही दिल अपनी चलन बदल ले। राहदारी से गुजरते वो सवालों की यलगार से न बर्द आज़मा इस कदर इर्द गिर्द से बेगाना हो गई कि उसे अपने पास से सरकश हवा की तरह गुजर चुके बारान तक का एहसास नहीं हुआ। मैं अंदर आ जाऊँ मासा। दरवाजे की जानिब से उभरी भारी आवाज़ पर नाज़मा बेगम चौंक कर मुतवज्जो। दहलीज पर संजीदा तासुरात संग खड़े बारान को देख लम्हाती तवक्कुफ लेते वो इस बात में सर हिला गए। ऐसी क्या ज़रूरी बात थी जो सुबह तक होने का इंतज़ार नहीं कर सके आप। उसकी आमद का मकसद बखूबी वाकिफ़ होते हुए भी उससे उन्होंने तजाहिल आरिफाना से काम लिया। सुबह तक इंतज़ार करता तो दोबारा से मुझे आपको भरी महफिल में लेट डाउन करना पड़ता, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आपको इस वक्त ज़हमत देना ज़रूरी था। उसके लिए पेशगी माजरत चाहता हूँ। वो भी उन्हीं का बेटा था। बला का काया और मुकव्वल अल्फाज को तोल कर बोलने वाला। नामुनासिब मौका होने के बावजूद वो मुतासिर हुई थी। ज़रूरी तो नहीं कि हमें नाउमीदी ही हासिल हो। उन्होंने तरीके से बावज़न अंदाज में उस पर अपनी ख्वाहिश का दबाव डालना चाहा। ज़रूरी है मासा, क्योंकि मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला। उसका अंदाज दो टोक था। बारान, उनके लहजे में दुख और हुक्म की करख्तगी शामिल थी, लेकिन मुकाबिल असर लिए बगैर दोनों बाजू पुष्ट पर बांध कर खरे और मजबूत लहजे में गोया हुआ। अव्वल तो मैं यही नहीं जानता कि आप लोगों को क्यों कर ये गलत फहमी हुई कि मेरा देरीना फ़ैसला बदल सकता है, लेकिन मैं असर नो अपना अटल फ़ैसला आप पर वाज़े कर दूँ।
کہ مجھے یہ خاندانی گدی، وراثت، دستار، الغرض یہ فیوڈل سسٹم کے جو پروسیس جھمیلے ہیں نا، اس میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں، اور دوئم ان چیزوں میں انہیریٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایز دعوے دار دعویٰ کرنے کے قابل بھی خود کو نہیں سمجھتا میں اہل، کیونکہ اصولاً اس پوسٹ کی پاورز کو کلیم کرنے کے لیے وہ ایلیجیبل ہوگا جو یہاں کے لائف سٹائل جانتا ہو، جسے یہاں کے لوگوں کے متعلق معلومات ہو، اور مجھے تو یہاں کے رستوں تک کا معلوم نہیں، بھلا کس بیس پر کلیم کروں۔ اس نے تحمل سے خود کو برطرف کیا تھا، جو مقابل بڑے ضبط سے سن رہی تھی۔ ناظمہ بیگم کے سر پر لگ کر تلووں پر بجھی۔ آپ عثمانی خاندان کے سب سے بڑے پوتے شہباز عثمانی کے بیٹے ہیں، اتنا کافی نہیں آپ کے لیے؟ بھڑک کر باور کراتے لفظوں کو انہوں نے دانتوں تلے چبا ڈالا تھا۔ میرے لیے یہ حوالے معتبر ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ایک ایسی چیز حاصل نہیں کر سکتا میں جس پر پریکٹیکلی میرا کوئی حق ہی نہ بنتا ہو۔ اس کا جواب اٹل اور دو ٹوک تھا۔ بہرحال ناظمہ بیگم بری طرح تل ملاتی دبے لہجے میں چیخی تھی، سوری ماسا، لیکن میرے اپنے اصول ہیں، چولہے میں جھونکو ایسے اصولوں جو تمہارے خود کے لیے خندق کھود رہے ہو۔ ناظمہ بیگم کا بلڈ پریشر بری طرح ہائی ہوا۔ ماسا، ان کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے بری طرح سے جھٹک کر مارے غصے اور طیش سے منتصر ہوئے تنفس کو وہ رخ موڑ کر بحال کرنے لگی۔ میں اپنا سیٹ ہوا بزنس وائنڈ اپ کر کے یہاں فقط آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں۔ ان کی پشت تعصب سے دیکھتے اس نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ اور میرال، اس کا سوچا ہے کبھی؟ آخری داؤ کے تحت انہوں نے حربہ بدلا۔ وہ میری بیوی ہے، اتنا کافی ہے۔ میرال کے ذکر پر اس کے اعصاب تنے۔ تمہاری بیوی کے ساتھ ساتھ وہ اس حویلی کی بہو بھی ہے۔ اس حویلی میں اس کے مقام کے مستحکم ہونے کے لیے تمہارا کردار اس خاندان میں تمہاری بیوی کے ساتھ ساتھ وہ اس حویلی کی بہو بھی ہے۔ اس حویلی میں اس کے مقام کو مستحکم ہونے کے لیے تمہارا کردار اس خاندان میں کلیدی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس معصوم، دنیا کی چالاکیوں سے انجان نادان لڑکی کو کون کھاتے میں لائے گا، کیونکہ تم اسے ایک دوسری رضوانہ بنانے پر بزید ہو۔ طیش کے عالم میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے رضوانہ بیگم کا نام استعمال کر کے وہ خود جبڑے بھینچ گئی تھی، جس پر بڑی دقت سے دانت پر دانت جما کر بہران نے اپنے اندر بیٹھے ضمیر کو برجستہ کیے گڑوے سوال کو لبوں تک لانے سے روکا تھا، ورنہ رضوانہ عثمانی کو رضوانہ عثمانی بنایا کس نے ماسا؟ سوال کوئی ایسا مشکل یا نامناسب نہیں تھا، لیکن اس کا مقصد ماں کی دل آزاری نہیں، لہٰذا حق کوئی صحیح باز رہا، لیکن توقف لے کر ان کے فکر طلب پہلو کو اجاگر کرتا جواب بڑا ہی مناسب دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا نام سردار گدی نشین کے سابقہ کے بغیر انہیں مستحکم مقام دینے کے لیے کافی نہیں، تو یہ آپ کو انہیں میری زوجیت میں دینے سے پہلے سوچنا تھا۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواریت اور حتمی پن تھا، جس پر ناظمہ بیگم سٹ پٹائیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ واقعی ان کی خیر خواہ ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ پاسٹ کے ٹراما سے نکل کر ایک نارمل زندگی گزاریں، تو بجائے انہیں فضول منصوبوں کی پیروی میں خوار کروانے کے، انہیں اپنی مرضی سے استعمال کرنے دیں دماغ، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اگر وہ اسی طرح تھرڈ پارٹی کی انسٹرکشنز فالو کرتی رہیں۔ اینڈ ون مور ریکویسٹ ہے ماسا، آئندہ آپ کو مجھ سے جو بھی کہنا ہو ڈائریکٹ کہیے گا، انہیں بیچ میں انوالو کر کے صرف اور صرف آپ انہیں مجھ سے ہراساں اور متنفر کریں گی۔ قطعیت سے اپنی بات مکمل کر کے پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا وہ، بلکہ انہیں پچ و تاب کھانے کے لیے چھوڑ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا دہلیز عبور کر گیا۔